नमस्कार दोस्तों। आज के कोट की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। आप मुझे एक बात बताइए, ज्यादा तेज कौन चलता है? झूठ ज्यादा तेज चलता है या फिर सच ज्यादा तेज चलता है? मार्क ट्वेन का तो यह मानना था कि देखो, जब तक सच अपने जूते पहने ना, तब तक झूठ आधा वर्ल्ड ट्रेवल कर चुका होता है। और देखो, यह बात सच भी है। सोशल मीडिया के एज में यह कोट और ज्यादा रेलेवेंट है आज के समय में। कभी भी देखना आप, जो झूठी स्टोरीज है ना, फॉल्स स्टोरीज हैं, वो ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। और जब तक फैक्ट चेकर या फिर झूठी स्टोरीज के जो स्टेक होल्डर हैं ना, जिनके बारे में फैलाई गई हैं, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं, तब तक वो झूठी स्टोरीज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी होती हैं। और बाद में बेशक क्लैरिफाई किया गया स्टेक होल्डर्स के द्वारा, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन है, जो सच है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन झूठ पहुंच चुका होता है करोड़ों लोगों तक। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो झूठी स्टोरीज है ना, वो जानबूझ के ऐसे इस प्रकार से बनाई जाती हैं जिससे ना इमोशंस प्रोवोक हों, जनता के इमोशंस। जैसे देखो, एक कम्युनिटी के बारे में फैला दी कि पर्टिकुलर एरिया में हिंदू मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या फिर मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो जब ये झूठी स्टोरी फैलेगी ना, तो लोगों में ना इमोशंस प्रोवोक होंगे। कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, कुछ लोग एक्शन लेने के लिए तत्पर दिखेंगे। तो ये रीजन है कि झूठी जो स्टोरीज हैं वो जल्दी ट्रैवल होती हैं। इसके अलावा लोगों का ना कन्फर्मेशन बायस भी होता है। कन्फर्मेशन बायस मतलब, जैसे कोई किसी धर्म का कट्टर समर्थक है, अब उस धर्म से संबंधित कोई स्टोरी उसके पास आई कि देखो, मेरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो पहले से वो कट्टर समर्थक है, वो उस स्टोरी को हाथों हाथ लेगा। बेशक वो स्टोरी झूठी है, वो वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कट्टर समर्थक है। तो वो बोलेगा कि देखो, मैं तो पहले से बोलता हूं, मेरे विचार देखो ऐसे ही है, मैं हमेशा सच बोलता था, ये देखो स्टोरी भी आ गई, सबूत भी आ गया। वो वेरीफाई नहीं करेगा कि जो स्टोरी अभी उसे मिली है वो सच है या झूठ है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम भी तो ऐसा ही करते हैं। किसी धर्म का कोई कट्टर समर्थक होगा ना, तो उसी से संबंधित न्यूज जो है उस कट्टर समर्थक को ज्यादा दिखाई जाएगी। तो इसी संदर्भ में ये कोड जो है काफी रिलेवेंट है। झूठ तब तक आधी दुनिया ट्रेवल कर चुका होता है, तब तक सच अपने जूते पहनता है। डेट आज की 11 मार्च 2023 है। आज जबरदस्त आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे इलेक्शन से संबंधित एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने से संबंधित, खास करके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर सरकारों की तरफ से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था ना एसबीआई को कि आप 13 मार्च से पहले पहले जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है उसका डेटा दीजिए। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि भैया हमें और वक्त दीजिए 30 जून तक का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भागो, कल की डेट में मुझे वो डेटा चाहिए, आप रिलीज करो। तो ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अभी की ये न्यूज है। इसके बाद देखो, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, देश में मालन्यूट्रिशन की समस्या से संबंधित। इतना खाना फिर भी इतने बच्चे ऐसे जिन्होंने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया। लास्ट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे गांधी और टैगोर से संबंधित। यह भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। गांधी और टैगोर, इनकी इक्वेशन के बारे में ज्यादा पब्लिश हुआ नहीं, और यूपीएससी से संबंधित बुक्स में भी काफी कम लिखा है गांधी और टैगोर की इक्वेशन। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, यह भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इलेक्शन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने से संबंधित है। आप देखो, सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब 2004 में लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हुए, तो उससे पहले जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुई थी ना, तो एक नारा इंडिया साइनिंग, ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा था, एडवर्टाइजमेंट्स में। तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने आरोप लगाया उस समय की रूलिंग पार्टी पर, यानी बीजेपी पर, आप जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। आप बोल रहे हो ये सरकार की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, लेकिन ये सरकार की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टाइजमेंट्स हैं। उस समय देखो, 150 करोड़ रुपए इस कैंपेन पे खर्च किए गए थे सरकार के द्वारा। उस समय का खर्च किया हुआ सबसे बड़ी रकम थी। आज के समय में तो 150 करोड़ तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही बहा देती हैं। ये तो सिर्फ देखो एक एग्जाम्पल है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले जब इनकी सरकार होती है ना, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं,
राजस्थान में अशोक गहलोत की जब सरकार थी तो इलेक्शन से पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो गई थी, आपने देखा होगा। आम आदमी पार्टी की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा आती हैं और इलेक्शन के समय में ये एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है जैसे पंजाब सरकार की एडवर्टाइजमेंट्स इवन दिल्ली के लोकल एडिशन में, हरियाणा के लोकल एडिशन में देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, अब वहां की एडवर्टाइजमेंट्स इवन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहां के एडिशंस में भी देखने को मिलती हैं। जबरदस्त वेस्टेज है सरकार के पैसे का। देखो ये बात सच है, सरकार जो स्कीम्स लॉन्च करती है ना, उन स्कीम्स को जनता तक पहुंचाना जरूरी है, अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी सरकार की स्कीम्स का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद तो पब्लिक मीटिंग्स में सरकार की स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती थी, लेकिन अब तो आपको पता है संचार के यानी कम्युनिकेशन के बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पिछले 30 सालों में सरकार की स्कीम्स के बारे में जो अवेयरनेस है ना, वो प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की जाती हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं या फिर टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सब। और देखो पीएम या फिर सीएम की बड़ी बड़ी फोटो होती है जब स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। एक प्रकार से ना, चाहे वो सीएम हो विभिन्न राज्यों के या फिर पीएम हो, उनका पर्सनैलिटी कल्ट बनाने की कोशिश की जाती है। डेटा है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच में 3020 करोड़ रुपए खर्च किए एडवर्टाइजमेंट्स पर, और हर साल ये अमाउंट जो है वो वेरी होता रहता है। जैसे 2018-19 में खर्च किए ऑलमोस्ट 1180 करोड़, वो इसलिए क्योंकि 2019 में लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। 2022-23 में कम खर्च किए 408 करोड़ रुपए। मतलब साफ है, इलेक्शन ईयर में एडवर्टाइजमेंट पे जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। अब 2023-24 का जब आंकड़ा आएगा तो पता लगेगा सरकार ने एडवर्टाइजमेंट्स पे काफ़ी खर्च किए हैं। वैसे देखो पहले तो एडवर्टाइजमेंट्स पर खर्चा और भी ज़्यादा अंधाधुंध होता था, विभिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा किया जाता था, मिनिस्टर की भी बड़ी बड़ी फोटो होती थी। लेकिन ना 2015 मई और 2016 मार्च के अपने ऑर्डर्स में ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज की गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए। तब से कुछ हद तक तो ये कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। देखो वैसे ना इलेक्शन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए ना इलेक्शन कमीशन ने लिमिट्स लगाई हुई हैं। जैसे कोई भी कैंडिडेट अपनी किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 95 लाख खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और छोटे स्टेट्स हैं तो वहाँ पे बल्कि ये लिमिट 75 लाख की है। लेकिन आपको भी पता है लोकसभा इलेक्शंस में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना पैसा खर्च होता है। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। कई सारे राज्य जो फेमस हैं ज़्यादा इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए, वो तो देखो वहाँ पे एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50-50 करोड़ 100 करोड़ रुपए एक कैंडिडेट कई बार खर्च कर देता है इलेक्शन जीतने के लिए। हर जगह नहीं, कुछ राज्यों में जो कि फेमस हैं इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे देखो कर्नाटक है। एक कमी जानते हो यहां पर क्या है? कमी ये है कि ना कोई कैंडिडेट अपने लोकसभा इलेक्शंस में कितना खर्च कर सकता है उस पर तो लिमिट लगाई हुई है 95 लाख, बट पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर सकती है उस पर कोई लिमिट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अंधाधुंध पैसा खर्च करती हैं इलेक्शंस में। जैसे देखो बीजेपी का 2019 में एक्सपेंडिचर कितना रहा? 1264 करोड़। और कांग्रेस का कितना रहा 2019 के इलेक्शंस में? 820 करोड़। इस साल तो दोनों पार्टीज का इलेक्शन एक्सपेंडिचर और भी ज्यादा रहेगा। और देखो ये तो वो एक्सपेंडिचर है जो पेपर्स में दिखाया जाता है। अब आपको भी पता है बहुत सारा पैसा तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब ब्लैक मनी जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्शंस लड़ने के लिए। एक अनुमान के अनुसार इस साल हमारे देश में जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट होंगे ना, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा इलेक्शंस में। 2019 के इलेक्शंस में खर्चा हुआ था 50,000 करोड़, जिसमें से 50% तो बीजेपी ने लगाया था, 20% कांग्रेस ने। और इसमें देखो 35% पैसा तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा
इलेक्शन कैंपेन पे खर्च किया जाता है, बड़े बड़े कटआउट्स लगवाने पर, पोस्टर लगवाने पर, रैली ऑर्गेनाइज करने पर। लेकिन 25% तो ना वोटर्स को इलीगल ढंग से बांट दिया जाता है, जैसे शराब बांट दी या फिर कोई और चीज़ बांट दी। वोटर्स को रिश्वत देने के लिए यूज़ किया जाता है। और पैसा आता कहाँ से है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास? जाहिर तौर पे बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं वो डोनेट करते हैं। अब देखो, कोई कॉरपोरेट ग्रुप कांग्रेस को या बीजेपी को पैसा डोनेट करेगा तो कल को इनकी सरकार आएगी, बदले में इनसे फायदा भी उठाएगा जाहिर तौर पे। तो यहीं पर ये नेक्सस बन जाता है। अभी तुम पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करो, जब उनकी सरकार आ गई तो वो कॉरपोरेट ग्रुप्स की मदद करते हैं। देखो, इलेक्शंस लड़ना तो वहां पर भी एक्सपेंसिव है, यूएस में भी, यूके में भी। बट हमारे देश में ना बहुत ओपेक वे में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। पता नहीं लगता किसने डोनेशन दिया, कैसे वोट्स हासिल करने के लिए इलीगल ढंग से कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वहां पे ना कम से कम यूएस यूके में डोनेशन जो है ट्रांसपेरेंटली होता है। समझे, ये चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अब स्ट्राइक डाउन कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन क्या इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। राइटर कहते हैं ये तो आपने वही कर दिया, गोली का घाव था और आपने वहां पे बैंडेड लगा दी। भैया, सिर्फ इलेक्टोरल स्कीम खत्म करने से इलेक्शन में जो खर्चा होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट 1998 में आई थी, लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 में। दोनों ने यह कहा स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से खर्चा ना करे, सरकार खर्चा करे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। लेकिन देखो, क्या यह फिजिबल है? क्या अगर देश खर्चा करेगा, सरकार खर्चा करेगी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शंस में, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लेना छोड़ देंगे? पैसों की अहमियत तो देखो फिर भी कम नहीं होगी। ये इलीगल ढंग से डोनेशन तो लेंगे ही और इलेक्शन में उस पैसे का मिसयूज तो करेंगे ही वोटर को रिश्वत देने के लिए। तो फिजिबिलिटी नहीं है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की, पॉसिबल नहीं है ये, मतलब कम फिजिबल लगता है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू पे सहमति बनाने की कोशिश कर सकती हैं। राइटर अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देते हैं। ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ना 2016 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए थे और उसी पे आधारित हम अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स ना जनरल इलेक्शंस से 6 महीने पहले तक बैन होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी भी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं सरकार की, ये नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन से 6 महीने पहले तक ये सारी जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन पे बैन लग जाना चाहिए। नेक्स्ट, देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो खर्च कर रही है ना किसी कैंडिडेट के लिए, वो भी कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट होना चाहिए, वो भी 95 लाख में काउंट होना चाहिए। अभी तो सिर्फ ऐसा होता है कि ना कैंडिडेट जो अपनी तरफ से खर्च कर रहा है वही एक्सपेंडिचर में काउंट होता है 95 लाख की लिमिट के लिए, और पॉलिटिकल पार्टी जो खर्च कर रही है वो काउंट नहीं होता। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो खर्च कर रही है ना वो भी सीलिंग में आना चाहिए, 95 लाख की लिमिट में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कितना खर्च कर सकती हैं, इस चीज पर कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो ना अमेंडमेंट आना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर भी एक रोक लगे, लिमिट लगे कि हाँ भैया आप 500 करोड़ खर्च कर सकते हो या फिर 1000 करोड़ खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि इससे भी आपको भी पता है कुछ होगा नहीं, क्योंकि इलीगल ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी खर्चा करती रहेंगी कैश में। बट कम से कम एक शुरुआत है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल जजेस आप अपॉइंट करो हाई कोर्ट्स में, ताकि इलेक्शन रिलेटेड जो केसेस है ना उनका जल्दी से डिस्पोजल हो, ताकि एक डर पैदा हो कैंडिडेट्स में कि यार हमने ज़्यादा खर्च कर दिया या फिर कुछ और इलेक्शन के नॉर्म्स को वायलेट कर दिया तो जल्दी से हमारे केस का फैसला हो जाएगा, सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन इसके लिए ना पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट चाहिए। दिक्कत यह है पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करने को आसानी से तैयार होती नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्शन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट आर्टिकल गांधी और टैगोर के आइडियाज के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से संबंधित है। देखो वैसे तो इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में 2-3 ही पॉइंट हैं, लेकिन मैंने 1-2 और आर्टिकल पढ़े तो
क्लासिफाई करके हम इसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। पास्ट में भी हमने देखा कैसे गांधी ने नेहरू के साथ में कंपैरिजन करवा लिया या फिर बोस के साथ में कंपैरिजन करवा लिया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 में पूछ चुकी है। तो टैगोर का भी गांधी के साथ में या फिर किसी दूसरे महान लीडर के साथ में कंपैरिजन करवाया जा सकता है। देखो, पहली बार जब गांधी और टैगोर की मुलाकात हुई थी ना, वो 6 मार्च 1915 में हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है, उस समय तक टैगोर जो हैं वो तो देखो नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज। बट गांधी अभी इतने बड़े लीडर नहीं हुए थे। हाँ, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जरूर अच्छा काम किया था, बट भारत में अभी वो आए ही थे। लेकिन पहली मुलाकात भी दोनों की काफी ज्यादा सरगर्मी वाली रही, मतलब आत्मीयता के साथ में दोनों मिले, क्योंकि ना टैगोर को गांधी का काम पता लग गया था कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में कितना अच्छा काम किया है। आज भी देखो, हर साल शांति निकेतन में 10 मार्च का जो दिन है वो गांधी और टैगोर की फर्स्ट मीटिंग को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर ये शांति निकेतन क्या है, 2 बार आपने वर्ड यूज किया। शांति निकेतन देखो एक रेजिडेंशियल स्कूल था जो टैगोर जी के द्वारा इस्टेब्लिश करवाया गया था उस समय, और इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन रूट से संबंधित एजुकेशन दी जाती थी इस रेजिडेंशियल स्कूल वाले कंसेप्ट में। लेकिन ग्लोबल आइडियाज के लिए भी ये स्कूल ओपन था। तो 10 मार्च को जब गांधी और टैगोर की मीटिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना, पुण्यहा दिन, तो इस दिन ना जो वर्किंग स्टाफ है ना स्कूल का, जैसे देखो माली है, कुक है, उन सब की छुट्टी कर दी जाती है और स्टूडेंट्स और टीचर्स अपना काम खुद करते हैं। गांधी जी का कंसेप्ट था एक ब्रेड लेबर वाला, कि ना इंसानों को कम से कम उतना काम खुद से करना चाहिए जितना कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जरूरी है। इससे क्या होता है, एक डिग्निटी का एहसास होता है कि जो लोग मजदूर हैं उनको कितनी पीड़ा होती है, तो उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है जब इंसान खुद से काम करता है। तो अब इसके बाद देखो, मेन जो आइडियाज आर्टिकल में दिए जाते हैं ना वो इस प्रकार से हैं जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। वैसे ना दोनों लीडर्स के बीच में ना बहुत सारे इश्यूज को लेकर डिफरेंसेस थे, सिमिलरिटीज भी थे, डिफरेंसेस भी थे, बट ना दोनों लीडर्स की ना एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट काफी ज्यादा थी। हम डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को जान लेते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज को जानते हैं। जहां देखो गांधी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, दूसरी तरफ टैगोर जो थे वो देखो पोइट थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो इस संदर्भ में आप सिमिलरिटीज को देखिए। सबसे पहली है नॉन वायलेंस। दोनों गांधी और टैगोर नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस के समर्थक थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। दोनों पीसफुल प्रोटेस्ट की पावर में विश्वास रखते थे। दोनों चाहते थे ब्रिटेन का जो रूल है खत्म हो भारत से। स्पिरिचुअलिटी, टैगोर और गांधी दोनों बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व थे। भारतीय फिलोसफिकल ट्रेडिशन से काफी इंस्पायरेशन लेते थे। दोनों इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करते थे। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन और इनर पीस की इंपॉर्टेंस दोनों लीडर्स समझते थे। नेक्स्ट, एजुकेशन। दोनों लीडर्स ने इंडिविजुअल्स और सोसाइटी की डेवलपमेंट में एजुकेशन की सिग्निफिकेंस पे काफी ज्यादा जोर दिया। हालांकि देखो दोनों की जो अप्रोचेस थी एजुकेशन को लेके वो अलग अलग थी। कैसे अलग थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ ले कि एजुकेशन को लेके दोनों के विचार कैसे अलग थे, देखो गांधी की जो अप्रोच थी ना ज्यादा प्रैक्टिकल थी, सेल्फ रिलायंस पे फोकस्ड थी थ्रू मैनुअल लेबर। जबकि टैगोर की जो अप्रोच थी ना एजुकेशन को लेके वो ज्यादा एस्थेटिक थी। वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट, मोरल एजुकेशन वर्सेस होलिस्टिक ग्रोथ। गांधी का ज्यादा फोकस मोरल एंड एथिकल एजुकेशन पे था, जो उनकी एजुकेशनल फिलोसफी का बिल्कुल कोर था, सेंटर बिंदु था। जबकि टैगोर ये चाहते थे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी, फिजिकल डेवलपमेंट भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, सब होनी चाहिए। और क्रिएटिविटी पे काफी ज्यादा फोकस था। नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल। गांधी का जो एजुकेशन का विजन था ना वो डीपली नेशनलिस्टिक था। वो चाहते थे इंडियंस को एम्पावर किया जाए अपने कल्चर और सोशल कंटेक्स्ट से। गांधी इंडियन कल्चर की वैल्यू समझते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफीज को इंटीग्रेट किया जाए और वेस्टर्न फिलोसफीज से भी जो अगर अच्छा काम का है वो लिया जाए और एक ग्लोबल सिटीजन
सिप का कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब शांति निकेतन से जो बच्चे पढ़ के निकले वो ग्लोबल सिटीजन बने, ऐसी उनके अंदर भावना होनी चाहिए। समझ गए? अब चौथा पॉइंट देखिए, क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। टैगोर और गांधी दोनों वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो ये फीचर्स थे ना, मेटेरियलिस्टिक, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आपको पता है मेटेरियलिज्म यानी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उन पे बहुत फोकस होता है। हमारी सिविलाइजेशन में स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है। तो गांधी और टैगोर दोनों वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इन फीचर्स को नापसंद करते थे। मेटेरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों चाहते थे ये घनघोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेटेरियलिज्म की वजह से इंडिविजुअल और सोसाइटी ड्यूह्यूमन होती है, कमजोर पड़ रही हैं। अब देखो डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या थी। सबसे पहले नेशनलिज्म। गांधी तो आपको पता ही है इंडियन नेशनलिज्म के स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे, उन्होंने तो इतनी सारी मूवमेंट्स को लीड किया। लेकिन टैगोर ना नेशनलिज्म के बारे में थोड़े कॉशियस थे। वो ये विश्वास करते थे अगर नेशनलिज्म पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया ना तो डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड को डिवाइड करता है नेशनलिज्म। और यूनिवर्सल चीज़ों पे टैगोर का काफ़ी ज़्यादा फोकस होता था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरा वर्ल्ड एक है, ग्लोबल सिटीजनशिप, इन चीज़ों पे टैगोर का ज़्यादा फोकस होता था। अप्रोच टू इंडिपेंडेंस। गांधी ने तो बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया देश को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन टैगोर का ज़्यादा फोकस कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग पे था, मतलब लोगों को जगाया जाए, उनके इंटेलेक्ट को जगाया जाए, उनको अपने कल्चर से जोड़ा जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था टैगोर का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, गांधी पॉलिटिशियन थे, टैगोर एजुकेशनिस्ट थे, पोइट थे। नेक्स्ट, व्यूज ऑन मॉडर्नाइजेशन। जहां देखो टैगोर जो थे वो मॉडर्नाइजेशन के आइडियाज के लिए ओपन थे और उनका ये विश्वास था कि इंडिया को ना सिलेक्टिवली वेस्टर्न आइडियाज को अडोप्ट करना चाहिए, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को सिलेक्टिवली अडोप्ट करना चाहिए। बट गांधी तो मॉडर्नाइजेशन के काफ़ी क्रिटिकल थे। वो कहते थे ट्रेडिशनल जो इंडिया का जीने का तरीका है ना उस पर ही वापस लौटा जाए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल आउटलुक। टैगोर का ज़्यादा ग्लोबल पर्सपेक्टिव था, वो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म के आइडिया में विश्वास करते थे। वो कहते थे वर्ल्ड के सारे लोग जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जबकि गांधी पर भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो था, बट वो इंडिया पे ज़्यादा फोकस था उनका। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट में वो ज़्यादा चीज़ों को सोचते थे और उस पर बोलते थे। तो इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो बहुत सारे आइडियाज़ को लेके ना गांधी और टैगोर के आपस में डिफरेंसेस थे। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, 1934 में ना एक जबरदस्त अर्थक्वेक आया था बिहार में। तो गांधी उस समय अनटचेबिलिटी पे काफ़ी फोकस कर रहे थे। गांधी ने ना इस नेचुरल डिजास्टर को जोड़ दिया कि अपर कास्ट के जो लोग हैं लोअर कास्ट के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इसी की सजा भगवान ने दी है। टैगोर कहते हैं गांधी जी को कि भैया कुछ भी बोल देते हो यार आप, मतलब नेचुरल डिजास्टर को आप ह्यूमन के आइडियाज से कैसे जोड़ सकते हो, मतलब भगवान ने सजा दे दी इस वजह से नेचुरल डिजास्टर आ गया, ये तो गलत है। जब गांधी का इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ तो बाद में उन्होंने अपने साप्ताहिक मैगजीन हरिजन में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था और बोला था कि कोई बात नहीं यार, मेरा अगर विचार झूठा भी साबित हुआ तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना, फ़ायदा ही होगा। जो विश्वास करते हैं इस आइडिया में कम से कम वो अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करेंगे, वो ढंग से ट्रीट करेंगे, तो नुकसान क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है टैगोर जी को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ना दोनों एक दूसरे को ना गांधी टैगोर को रिस्पेक्ट देते हुए गुरुदेव बोलते थे और बदले में टैगोर जी भी गांधी को रिस्पेक्ट देते हुए महात्मा बोलते थे। तो टाइटल्स से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है और काइंड ऑफ ये आर्टिकल भी ना रिस्पेक्ट से संबंधित है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों की एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा थी डिफरेंसेस होने के बावजूद। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में न्यूट्रिशनल क्राइसिस से संबंधित है। आप सिलेबस के जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। रिसेंटली देखो एक जर्नल पब्लिश हुआ जामा नेटवर्क में। इस जर्नल में ना एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रिसर्च के बाद पब्लिश हुई। रिपोर्ट में ना ये कहा गया कि इंडिया में ना
67 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 24 आवर्स में कुछ नहीं खाया, और इन बच्चों की एज 6 से लेके 23 मंथ्स के बीच में। पूरे वर्ल्ड में इस एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं ना जिन्होंने लास्ट 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया, उनमें से आधे तो इंडिया में हैं। इंडिया स्पेसिफिक जो डेटा लिया गया ना, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा उठाया गया 2019 से लेके 21 के बीच का। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। 6 से 23 मंथ्स के बीच में 80% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लास्ट 24 आवर्स में प्रोटीन रिच फूड नहीं कंज्यूम किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अनुसार क्लोज टू 40% बच्चे ऐसे 6 से 23 इस एज ग्रुप में जिन्होंने कोई ग्रेन जैसे रोटी राइस नहीं खाया लास्ट 24 आवर्स में। मतलब देख सकते हो आप, हालात काफी ज्यादा खराब। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग 107 आउट ऑफ 121। इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट की बात करें, वेस्टिंग क्या होता है? हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता। 2014 में ये 15.1% थी, जो अब बढ़ के बल्कि 19.3% हो गई है, और 2000 में ये 17.15% थी। पूरे वर्ल्ड में बच्चों की वेस्टिंग रेट इंडिया में हाईएस्ट है। स्टंटिंग एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती। यहां पे भी देखो इंप्रूवमेंट काफी कम है। 35% बच्चे स्टंटेड हैं, 57% वुमेन एंड 25% मैन एनीमिया के शिकार हैं, यानी खून की कमी का शिकार हैं। क्वेश्चन ये उठता है, हमारे देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी संबंधी चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। व्हीट एंड राइस की खेती ज्यादा हो रही है, मिलेट एंड पल्सेस की खेती कम हो रही है। इन्हीं का एरिया बड़ा है व्हीट एंड राइस का, तो दालें कम है इसलिए महंगी है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट फंडिंग। देखो कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम सरकार चला रही है, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट्स के चलते उतना अच्छे से कई प्रोग्राम नहीं चल पा रहे हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ राज्य जैसे पंजाब हरियाणा, यहां पे ना न्यूट्रिशियस फूड की एक्सेस ज्यादा है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जबकि झारखंड 36 जैसे राज्यों में माल न्यूट्रिशन की समस्या ज्यादा है क्योंकि यहां पे न्यूट्रिशियस फूड की एक्सेस कम है। नेक्स्ट, पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन की वजह से भी कई बार बच्चे कई तरह की प्रॉब्लम से जूझने लगते हैं, जैसे डायरिया, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ प्रभावित होती है और बच्चे स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं। सोशल फैक्टर्स, जैसे देखो महिलाओं का स्टेटस समाज में कम है आज भी, मतलब इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी आप देखोगे बहुत इलाकों में स्टेटस सही नहीं है महिलाओं का। बहुत सारी लड़कियों की शादी 18 से पहले हो जाती हैं। अब जिन लड़कियों की शादी 18 से पहले हो गई, अब उनका वो जल्दी बच्चों को जन्म देंगी, कई बार तो 18 से पहले ही। अब ऐसी छोटी बच्चियां अपने बच्चों को कैसे पालेंगी? तो उनके बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं होगा, मतलब मदर्स जो हैं अपने बच्चों को ठीक से दूध नहीं पिला पाएंगी। समझ गए? नेक्स्ट है फूड वेस्टेज। 67 मिलियन टन फूड वेस्ट हो जाता है इंडिया में हर साल, कीमत है 92,000 करोड़। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अमर्त्य सेन ने एक बात बोली थी, हंगर जो है वो देखो फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम की वजह से है, ना कि फूड की कमी की वजह से। फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काफी करप्शन, लीकेजेस, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर होती है, जिससे पीडीएस सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से फूड की अवेलेबिलिटी प्रभावित होती है, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, दूसरे इवेंट्स हो गए, तो इससे क्रॉप की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। इवन पीडीएस सिस्टम में डाइवर्सिटी की कमी है, दालें वगैरह उतना ज़्यादा नहीं दी जाती, दूसरे प्रोटीन वाले आइटम्स ज़्यादा नहीं दिए जाते। नेक्स्ट, कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे महिलाएं लास्ट में खाना खाती हैं, लास्ट में खाना बचता ही कम है, तो महिलाओं को नुकसान हो जाता है। सरकार क्या कर रही है? टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, जैसे गवर्नमेंट ने ना कई सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं न्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज, स्कीम फॉर एडोल्सेंट गर्ल्स एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब आईसीडीएस के अंतर्गत आते हैं। पोषण अभियान सरकार ने लॉन्च किया ताकि बच्चों में 0 से 6 साल के एज ग्रुप में बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एनीमिया, इनको दूर किया जा सके। एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी सरकार ने लॉन्च की 2018 में, खून की कमी वाली जो समस्या है उसे दूर किया जा सके। नेक्स्ट, पोषण वाटिका।
पोषण वाटिका प्रोग्राम सरकार ने इसलिए यूज किया था, ट्रेडिशनल नॉलेज का भी इस्तेमाल किया जा सके न्यूट्रिशन संबंधित प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। अब क्या किया जा सकता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, इसके लिए प्रिसाइज इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, पीडीएस को मजबूत किया जाए और न्यूट्रिशियस चीज़ें भी पीडीएस के माध्यम से दी जाए। पीडीएस का कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, दूसरे राज्यों में भी, ताकि लीकेजेस को, करप्शन को कम किया जा सके। बजटरी एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए न्यूट्रिशनल से संबंधित प्रोग्राम्स के लिए। इसके बारे में, इसके अलावा लोगों को ना जागरूक करने की भी आवश्यकता है। कई बार ना पैसे होते हैं लेकिन फिर भी बच्चे मालन्यूट्रिशन का शिकार, क्योंकि जागरूकता नहीं है कि क्या डाइट दी जानी चाहिए बच्चों को, क्या नहीं दी जानी चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं उनके बीच में आपस में कन्वर्जेंस होना चाहिए, जैसा कि बांग्लादेश में किया गया और इसके बढ़िया रिजल्ट सामने आए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से सीखा जाए। जैसे थाईलैंड ने ना 1980 से लेकर 88 के बीच में बच्चों में मालन्यूट्रिशन की समस्या को काफ़ी कम किया था। पहले 50% थी वहाँ पे, लेकिन 25% तक थाईलैंड लेके आया। इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए थे, जैसे न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोविज़न, आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंटेशन। हमारे देश में भी ना व्हीट एंड राइस की फोर्टिफिकेशन सरकार करती है, इसे और इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। कुल मिला के पॉइंट ये है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। लास्ट में देखो, ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया में मालन्यूट्रिशन की समस्या से संबंधित और दूसरा गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं pwonlyes.com पे जाके। ये प्री का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। देखो, आज के डिस्कशन के बेस पे ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा प्री का, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखाता हूं कि यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेती है, आप तैयार रहिएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में प्री में पूछा था। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो 3 है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कहाँ पर टैगोर ने ऐसा किया था, मतलब ये ट्रांसलेशन कहाँ पर किया था? ये आंध्र प्रदेश के मंडानपल्ले में किया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।